नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। मैं हूं अशोक वानखड़े। सर्वप्रथम सभी दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं। नया वर्ष, आने वाला समय आपके लिए अच्छे स्वास्थ्य का हो और प्रगति का हो और बाकी जिसको कहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी उसका हो। चुनाव आयोग और विपक्ष इसके बीच में लगातार खींचातानी चल रही है। कांग्रेस ने वक्तव्य दिया कि कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव को लेकर जो सवाल उठाए थे उसका 1800 पन्नों में चुनाव आयोग ने जवाब दिया। वो कांग्रेस को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। कांग्रेस के अनुसार उनके सवाल त्यों की त्यों बने हुए हैं। अब कांग्रेस के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं कि वो न्यायालय के शरण में जाए। इसी सवालों को लेके और दिए हुए जवाब को लेकर कांग्रेस आने वाले समय में बहुत शीघ्र ही न्यायालय जाने की बात कर रहा है। सवाल है कि क्या कांग्रेस को यह अपेक्षा थी कि चुनाव आयोग गलती मानेगा? कई लोग, मुझे भी शुरुआत में लगा था कि जब चुनाव आयोग जिस हिसाब से चल रहा है, ये कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है, तो उससे क्या अपेक्षा रखी जाए, यही जवाब आना था। लेकिन यदि आपको न्यायपालिका के पास जाना होगा तो न्यायपालिका आपके लिए सबसे पहला सवाल यही पूछेगी कि क्या आप चुनाव आयोग गए थे। चुनाव आयोग यदि आपके सवालों के जवाब ना दे तो फिर न्यायपालिका आ सकते हैं। इसलिए न्यायपालिका जाना एक करीब करीब पहले से तय था। बाकी एक जो बीच में प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत चुनाव आयोग को कंप्लेंट की। चुनाव आयोग ने बहुत सारा रिपोर्ट जो दिया, उसमें चुनाव आयोग का रिपोर्ट मानो सत्ता पक्ष का रिपोर्ट प्रतीत होता है। चुनाव आयोग ने दिए हुए सवालों के जवाब देकर चुप बैठना चाहिए था। लेकिन चुनाव आयोग की यह नसीहत कि कांग्रेस को अपना वर्किंग बदलना चाहिए। जब भी चुनाव हारते हैं तो चुनावी मशीन पे आप सवाल उठाते हैं, ये गलत बात है। इसमें लोगों में अविश्वास पैदा होता है। अविश्वास तो लोगों में तभी पैदा हो गया था जब चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था दी थी। और वो व्यवस्था ये थी कि उसमें प्रधानमंत्री रहेंगे उस कमेटी में, विपक्ष के सबसे बड़े दल का नेता रहेगा और मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के स्वयं रहेंगे। तो इन तीनों के चलते एक पारदर्शिता बनी रहेगी। एक सत्ता पक्ष अपना पक्ष रखेगा, विपक्ष उस पर ऑब्जेक्शन होगा तो अपना बात रखेगा और सर्वोच्च न्यायालय इस चीज को तोड़कर उसी इंसान को चुनाव आयोग में आयुक्त नियुक्त करेगा जो उस संस्था की स्वायत्तता बनाए रखेगा, लोगों का विश्वास उस चुनाव आयोग में बनाए रखेगा। लेकिन इस व्यवस्था आने के बाद आनन फानन में केंद्र सरकार ने कानून पारित किया और उस कानून के तहत चुनाव आयोग में जो नियुक्तियां होनी थी आयुक्तों की, उसके लिए जो कमेटी बननी है, वो कमेटी इस प्रकार थी कि प्रधानमंत्री स्वयं, साथ में उनके एक मंत्रिमंडल के सदस्य और विपक्ष के बड़े विपक्ष के दल के नेता। तो वो 2 वर्सेस 1 हो जाता। विपक्ष के दल के नेता ने कोई भी ऑब्जेक्शन उठाया तो भी उस ऑब्जेक्शन को साइड कर अपनी मनमानी करने का अधिकार सत्ता पक्ष के पास होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री और उनका कैबिनेट मंत्री दोनों एक साथ ही निर्णय लेंगे। तो कुल मिलाकर ये इनडायरेक्टली ऐसा ही तय हुआ जिसमें चुनाव आयोग में नियुक्ति सरकार अपने मर्जी से करेगी। जब सरकार अपने मर्जी से व्यक्ति को लाएगा तो वो सरकार की मर्जी पे चलेगा। तो चुनाव आयोग की स्वायत्तता पे तो उसी दिन ग्रहण लग गया था जिस दिन ये कानून पास होकर इसके अमल भी हुआ और राजीव कुमार जी की नियुक्ति हुई। तब से आज तक राजीव कुमार ने विपक्ष के किस बात का जवाब दिया या कौन सी बात विपक्ष की उन्होंने मानी? हर बात के लिए उन्हें विपक्ष नाकारा दिखता है। राजीव कुमार ट्रक के पीछे की जो छिछोरी शायरी है, तो मेरे अनुसार उसको कह के बातों को टालते हैं। अब जब शायरी नहीं बची तो हिंदी फिल्मों के गानों का उन्होंने उपयोग लेना शुरू कर दिया। पिछली बार पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था
जब उनको पूछा गया कि भाई लोग सवाल उठाते हैं, तो उन्होंने कहा कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो इन बेतगर की बातों को। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में ये लोग को द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब यदि दे नहीं सकता चुनाव आयोग, तो उससे नाकारा चुनाव आयोग हो नहीं सकता। फिर वो चुनाव आयोग ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कुछ तो लोग कहेंगे करके छोड़ नहीं सकते, क्योंकि एक लोकतंत्र में लोग ही सब कुछ है। ये देश उनसे बनता है, ये सरकार उनके लिए है, ये सरकार उनकी अपनी है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग में जो लोग बैठे वो तनख्वाह खाते हैं, जो एयर कंडीशन में बैठते हैं, जो गाड़ियों में घूमते हैं, वो सारा आपको इन लोगों के खून पसीने की कमाई से मिलता है। इसलिए जो सवाल उठाते हैं, उस पे आप बोल के चुप नहीं हो सकते। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुल मिलाकर हर इंसान का, जिसने भी ऑब्जेक्शन उठाया, उसका जवाब देना तय है। कई जगह पे जैसे 2024 के चुनाव में 79 सीट ऐसी है, 79 सीट्स, जहाँ पे मशीनों में जितने वोट गिरे थे, उससे ज्यादा गिने गए। उस सवाल पे आज भी कोई जवाब नहीं। जब डिजिटल मीडिया नहीं था, जब कम्युनिकेशन के इतने साधन नहीं थे, तब भी 5 बजे का आंकड़ा मात्र टेलीफोन द्वारा, जो लैंडलाइन वाला टेलीफोन होता है, उसके द्वारा पूरे देश का इकट्ठा होता था। और फाइनल वोटिंग का आंकड़ा 10 घंटे के अंदर, 8 घंटे के अंदर चुनाव आयोग डिक्लेयर करता था। यहाँ पर 48-48 घंटे होने के बाद भी इस कम्युनिकेशन के समय, जहाँ इज़राइल देश के किसी भी या विश्व के किसी भी कोने में युद्ध छिड़कता है, तो हमारे आंखों के सामने वो युद्ध के दृश्य कुछ सेकंड भर में आ जाते हैं। जब इतना कम्युनिकेशन डेवलप हुआ है, उसमें फाइनल आंकड़े आने में इतना टाइम क्यों आता है? और 10-10% के आंकड़े बढ़ के कैसे आते हैं? इस सवाल का जवाब भी अभी तक किसी को नहीं मिला। मशीनें यदि 90%, 99% चार्ज होती है यूज करने के बाद भी, तो मुझे लगता है कि उन बैटरियों का पेटेंट कर लेना चाहिए चुनाव आयोग को, क्योंकि पूरा विश्व बैटरी की समस्या से ही जूझ रहा है। बैटरियां पनडुब्बी में चाहिए, बैटरियां फ्लाइट में चाहिए, बैटरियां टेलीफोन में चाहिए, बैटरियां कई जगह चाहिए। यदि इतनी लाइफ शेल वाली बैटरी हो कि कितना भी यूज करो वो डिस्चार्ज ही नहीं होती, तो ऐसी बैटरियों का तो पेटेंटिंग कर लेना चाहिए। ये खुशी की बात है कि चुनाव आयोग के पास ऐसी बैटरी है। चुनाव आयोग ने कई बार दोहरी नीति अपनाई है। जहां विपक्ष में बीजेपी है, वहां उनकी डिमांड पे तुरंत एक्शन होती है, और जहां विपक्ष की सरकारें हैं, उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। और दूसरी ओर जहां सत्ता पक्ष यानी बीजेपी की सरकारें हैं, एनडीए गठबंधन की सरकार है, वहां विपक्ष चिल्लाता रह जाता है, चुनाव आयोग के कान पे जू नहीं रेंगती, और चुनाव आयोग थुतुर मुतुर उत्तर उसको जवाब देकर उस सवाल को टालने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के तौर पे झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं। विपक्ष में है बीजेपी झारखंड, सत्ता पक्ष में इंडिया गठबंधन है। जब विपक्ष ने वहां पे डीजीपी पे सवाल उठाए, तो जैसा सवाल उठा, वहां चुनाव आयोग ने वहां का डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को तुरंत बदल दिया। यही वाकया आपको बंगाल में भी देखने को मिला। लेकिन महाराष्ट्र में जब विपक्ष ने चिट्ठियां लिखी, तो उसके बावजूद जो डीजी है, जिसके बारे में पहले भी बहुत सारी खबरें हैं, उन डीजी को क्यों बनी रहना चाहिए, इसका जस्टिफिकेशन देते हुए चुनाव आयोग दिखता है। चुनाव आयोग के खिलाफ चुनाव आयोग में जाना, ये फूटे हुए घड़े में पानी भरने जैसा है। लेकिन कम से कम कोई कह तो नहीं सकता कि आपने इस घड़े में पानी ही नहीं डाला, तो क्यों कह रहे हो कि घड़ा भरता नहीं? अब इसके बाद न्यायपालिका है। मुझे तो न्यायपालिका से भी कुछ खास विश्वास नहीं। न्यायपालिका भी क्या करेगी पता नहीं। लेकिन यदि लोकतंत्र बचाना है, तो तमाम विपक्षी दलों को महात्मा गांधी के तमाम टूल्स का अनुकरण करते हुए संघर्ष करना होगा, जन जागरण करना होगा, जनता के बीच चीजें सामने रखनी होगी। क्योंकि जनता को ये पता होना चाहिए, मतदाता को, कि जिस जिस चुनाव आयोग पे विश्वास रख के मैं मशीन पे मेरा मत डाल रहा हूँ, वो उसी उम्मीदवार को जाए जिसको मैंने डाला।
भले ही मैंने सत्ता परिवर्तन के लिए डाला हो, लेकिन सत्ता परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसके मायने मशीनों में झोल है। फिर ये लोकतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है, मज़ाक है। चुनाव आयोग की लड़ाई राहुल गांधी को लंबी लड़नी होगी और अकेली लड़नी होगी, क्योंकि राहुल गांधी के टीम में जितने स्लीपर सेल दूसरे पार्टियों के बैठे हैं, वो राहुल गांधी को हमेशा ग्रसित करके ग्रहण लगा के बैठते हैं। जैसी पदयात्रा उन्होंने अपने बलबूते पे की, वैसे ही इस चुनावी मशीन का जो रोल है, इसको जनता तक पहुंचाने में और इसमें हो रहे घोटालेबाजी को पर्दाफाश करने के लिए राहुल गांधी को फिर से एक बार रास्ते पे उतर के जन जागरण करने की जरूरत है। आज देश नीति में इतना ही। कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा देश नीति।